तो कल हम लोगों ने लास्ट 13 नंबर हस्त को रीड किया था। डेल्टा कॉर्वी, सूर्य इसके जो है स्वामी है, और हाथ का पंजा। ये हस्त का सिंबल सिर्फ हाथ का पंजा से ही नहीं समझा जाता है। दो तरीके से इसको समझते हैं। कभी कभी हाथ का पंजा जब ओपन होता है तो ये सन रेज की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है, और कभी कभी ये बंद की तरह एज्यूम किया जाता है तो फिस्ट बन जाता है। तो ऐसे लोग जो फिस्ट बना लेते हैं तो वो अपनी चीजें सीक्रेट रखते हैं, सेफ रखते हैं अपने पास। और ऐसे लोग कभी कभी ऐसे जॉब में जाते हैं जो सीक्रेसी के जॉब होते हैं, हस्त नक्षत्र के लोग। हस्त, क्योंकि ये खुला हुआ पंजा कभी कभी टाइम की तरह एज्यूम होता है, क्योंकि ये एक जो कुम्हार का वो पॉट होता है जिसपे वो पॉट बनाता है, कुम्हार की जो व्हील होती है वो एक टाइम व्हील की जैसी नजर आती है। तो इस हिसाब से हस्त का एक सिंबल ये भी माना जाता है टाइम, क्योंकि हस्त नक्षत्र कन्या राशि को बनाता है। तो ऐसे जातक जिनका कन्या राशि में, अब आप हस्त देख लीजिए तो ऊपर के तीन टो, पा और पी जो कि उत्तरा फाल्गुनी में आते हैं उसके बाद शुरू होता है। इसका मतलब है कन्या में 10 डिग्री के बाद 11 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक हस्त का रीजन है। तो जब भी कन्या राशि में जिन जातकों के लिए 11 से 23 डिग्री के बीच में कोई भी अंशात्मक मान हो तो वो हस्त वाले हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी पहले तो कैप्चर करने की कैपेसिटी होगी उनके पास, क्योंकि हाथ का मतलब है वो चीजों को ऑक्युपाई करना चाहते हैं। दूसरा, अगर ओपन हैंड है तो वो देना भी चाहते हैं, कुछ चीजें देना चाहते हैं, जैसे सन रेज। ज्यादातर केस में नॉलेज होता है, वो नॉलेज देना चाहते हैं। तीसरा केस होता है कि इसका शेप, अभी हमने बताया कि पॉटर्स की व्हील जिसको हम टाइम व्हील के जैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। दे आर ऑब्सेस्ड विद द टाइम। हमेशा घड़ी देखेंगे, और न लेट करेंगे और न जल्दी करेंगे, एकदम मतलब अगर 40 मिनट का पीरियड है तो 40 मिनट ही एकदम राइट टाइम पे शुरू होगा, राइट टाइम पे फिनिश होगा। दे आर ऑब्सेस्ड विद द टाइम। तो उनके लिए तो ये अच्छा है, लेकिन उनकी सराउंडिंग में रहने वाले लोग, ज्यादातर लोग टाइम का केयर नहीं करते, तो उनके लिए प्रॉब्लम भी होता है। तो कन्या राशि का कोर है ये 11 से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक। उसके बाद कन्या का चित्रा का रीजन शुरू हो जाता है, पे और को। तो कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। अब चित्रा राशि, चित्रा नक्षत्र में 14वें नंबर पे आता है। तो देखा जाए, चित्रा 13 नक्षत्र पहले हैं और 13 बाद में है। 13 13 26, बीच में 14। ये बैलेंसिंग का काम कर रहा है। स्पाइका इसका जो है नाम है, इंग्लिश नेम है, और इसलिए दिया गया है क्योंकि इस नक्षत्र में जो तारा है स्पाइका, वो सबसे ज्यादा चमकीला है। अब इस चित्रा नक्षत्र में पे, पू, रा और री 4 चरण है। 2 चरण उपयोग हो रहे हैं कन्या राशि में। तो जाहिर सी बात है कि उस कन्या का जो शेप है, जो बोट में बैठी है दिया लिए हुए, अनाज लिए हुए, अनाज की बाली, तो उसका लोअर पोर्शन है चित्रा के ये 2 चरण। तो ये इसके कूल्हे के पास का रीजन है। तो इसीलिए उस शेप में, कन्या के शेप में, चित्रा या स्पाइका नक्षत्र का जो तारा है वो उसके कूल्हे के रीजन पे आता है, सबसे ज्यादा चमकीला तारा। चित्रा नक्षत्र के जो स्वामी है विश्वकर्मा, तो ये उनके अबोर्ड को भी शो करता है, उनके घर को भी शो करता है। इसका सिंबल मोती है। मोती एक ओएस्टर के अंदर बनता है, पर्ल ओएस्टर उसे कहते हैं। पर मोती बनने की प्रक्रिया बहुत तकलीफदेह होती है, क्योंकि जब भी कोई कण गलती से पर्ल के अंदर चला जाता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। अपनी सुरक्षा के लिए वो उस कण के चारों तरफ एक सिक्रीशन रैप करने लगती है, एक चिपचिपा सा पदार्थ, और वही बाद में मोती बनता है। तो चित्रा राशि वाले जो जातक होते हैं उनका कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो बाहर की दुनिया तो देखेगी उनका रिजल्ट कि ये
यूनिक कैरेक्टर है जो इन्होंने ऐसे मोती जैसी चीज बनाई, लेकिन उसके पीछे उनका पेन होता है। तो ऐसे चित्रा राशि वाले, चित्रा नक्षत्र वाले लोग ज्यादातर वो कलाकार होते हैं जिनकी रियल लाइफ में बहुत ही पेन होता है, डिप्रेशन होता है, तकलीफ होती है, और उनका आउटकम जो होता है वो यूनिक होता है दुनिया में। जैसे पैब्लो पिकासो की चित्रकारी यूनिक थी, पर उनकी खुद की जिंदगी में बहुत पेन था। तो वो इस नक्षत्र का कैरेक्टर है। दूसरी बात, यहीं से तुला राशि की शुरुआत होती है, और चित्रा हमने अभी जैसे कि बताया कि ये सेंटर पीस है। तो तुला का जो सिंबल है बैलेंसिंग रॉड, और उसमें बैलेंस बना हुआ होता है। तो ये बैलेंसिंग रॉड की शुरुआत यहीं से हो जाती है, क्योंकि चित्रा सिस्टम को बैलेंस कर रहा है। 15वां आता है स्वाति नक्षत्र, अरेक्ट्यूरस। पवन इसके गॉड हैं, और इसका जो सिंबल है, या तो कुछ लोग मूंगा कहते हैं कि मूंगा जैसा दिखता है, क्योंकि अरेक्ट्यूरस जो तारा है वो हल्का लाल पीला सा नजर आता है। मतलब ब्राइट व्हाइट नहीं है वो तारा, हल्का पीलापन या हल्का लालपन लिया हुआ है। इस कारण से, क्योंकि लाल है इसलिए हम उसे मूंगा जैसा कहते हैं। पर मूंगा से इसका कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि मूंगा मंगल के लिए होता है, और तुला शुक्र की राशि है, मंगल की नहीं। पर फिर भी एक रिलेशन है, अभी हम बताते हैं कैसे है। तो स्वाति एरिक्ट्यूरस कलर के कारण इसको मूंगा का सेब बोला गया है, और एक्चुअली में ये इसका पहला सेब सैपलिंग है। सैपलिंग नाजुक होती है, मुलायम होती है, और सैपलिंग बाद में बढ़ के एक मजबूत दरख्त या ट्री का बन जाता है। इसीलिए स्वाति नक्षत्र वाले लोगों की शुरू की आधी जिंदगी बहुत ही कमजोर, नाजुक और मुलायम होती है। बाद की लास्ट की आधी जिंदगी वो काफी हार्ड, जैसे कि ट्रंक या ट्री बन जाता है, और वो सक्सेसफुल लाइफ होती है। तो स्वाति नक्षत्र का लाइफ दो पार्ट में हो जाता है। पहला बहुत ही डेलिकेट, सॉफ्ट। यहाँ पवन इनके लार्ड है, इसका मतलब है सैपलिंग जो है जैसे हवा चलने पे थोड़ा सा हिलती है। तो पवन का नेचर क्या होता है? पवन पहली बात तो एडजस्टेबल होती है, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप गेन कर लेगी, क्योंकि इनका ये सैपलिंग नेचर है, दे आर सॉफ्ट पर्सन। ये एडजस्टेबल नेचर है। ये फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही चंचल भी होते हैं, क्योंकि ये एक जगह रुक ही नहीं सकती, ये पवन की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये स्वाति नक्षत्र में जन्मे शिशु, जब आप उनकी ग्रोथ देखेंगे तो वो बहुत चंचल होते हैं, लेकिन एडजस्टेबल होते हैं। किसी भी सिचुएशन में सेट हो जाएंगे। आप गांव में रखेंगे तो गांव में उसी तरह से बिहेव करेंगे, उनका मन लग जाएगा। सिटी के बच्चे को गांव में, गांव के बच्चे को सिटी में रखें, और आप देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 16वां विशाखा, ये तुला का ही, यहाँ पे तीन स्टेज हैं, तीन चरणें तुला की हैं, और बाकी की स्टेज, एक स्टेज जो है वृश्चिक में चली जाएगी। हाँ, स्वाति में ये बताना भूल गए कि मूंगा क्यों, इसको मूंगा से क्या रिलेशन है। जो हवा है, पवन इसके लॉर्ड है, और हवा के मोशन के लिए जो नेचर में इंपॉर्टेंट चीज है वो है हॉट एंड कोल्ड वेदर, गर्मी और ठंड। गर्मी का लॉर्ड, एक तरह से गर्मी कहाँ से, दो चीजें से हमें गर्मी मिलती है। एक तो सूर्य मेन है, दूसरा है मंगल। मंगल ग्रह को एनर्जी का कारक माना गया है। इसीलिए मूंगा का रिलेशन है स्वाति नक्षत्र से, जबकि ये तुला में आता है, और इसका ग्रह जो है आपको मालूम है तुला का शुक्र है। 16वां विशाखा है, अल्फा लिब्री। इसके जो गॉड हैं वो इंद्र, धन, अग्नि दोनों हैं। इंद्राग्नि कहते हैं, और उसी से शुक्राग्नि बनी है, क्योंकि ये शुक्र का पार्ट है। और इसका जो सिंबल है तोरण है, या चौकोर सा दरवाजा जिसपे पत्तियां लगा के तोरण बनाया जाता है ना। तो विशाखा का मतलब हुआ
कि ये एक दरवाजे की तरह शो करता है, ऐसा द्वार जहां आप प्रवेश करते हैं विजयी होने के बाद। विजयी होने के बाद आप प्रवेश करते हैं। तो विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक, हमेशा उनमें एक ललक होती है जीत की, और जीत के बाद सेलिब्रेशन की। और जब वो उस तोरण लगे हुए दरवाजे से अंदर जाते हैं तो उनकी फिर से एक अगला गोल आ जाता है लाइफ का। इसका मतलब है विशाखा नक्षत्र वाले लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इनकी जिंदगी में लगातार गोल बनते रहते हैं और उसी में बिजी रहते हैं, एंड दे फॉरगेट द रियल लाइफ। इसीलिए ये नक्षत्र उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे जातक पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं। बार बार उनकी लाइफ में वो लगता है कि अच्छा ये गोल पूरा होने के बाद सारे काम हो जाएंगे, जो वो देखते हैं कभी ऐसा खत्म ही नहीं हुआ। लाइफ में एक के बाद एक गोल है, कभी खत्म ही नहीं हुई लाइफ में गोल। तो वो शुरू से लेके अंत तक सिर्फ बिजी रहे और जिंदगी खत्म हो गई। उनको लगा हमने तो लाइफ को एंजॉय ही नहीं किया, और वो बिजी बिजी ही रह गए और जिंदगी भी खत्म हो गई। तो ये नक्षत्र इसलिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अनुराधा 17वां है, और ये पूरी तरह से वृश्चिक राशि को बनाता है। इसके चारों चरण वृश्चिक राशि में यूज होते हैं। डेल्टा स्कॉर्पी इसका मेन तारा का नाम है, ग्रुप ऑफ तारे हैं। मित्र, मित्र इसके गॉड हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि जो सूर्य 12 राशियों का परिवर्तन करता है, तो 12 महीने बनते हैं, हर महीने का एक लॉर्ड है। उसी तरह से सूर्य जब अनुराधा नक्षत्र में आता है, परिवर्तन करता है, तो सूर्य का उस समय जो नाम होता है वो मित्र होता है। तो सूर्य एक गॉड है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली वो वाली शिफ्ट, जब वो अनुराधा नक्षत्र में रहते हुए शिफ्ट करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका एक अलग नाम है मित्र। और इसका जो सिंबल है वो विजयी मेहराब। अब देखिए, विजयी मेहराब अभी विशाखा में भी हमने बताया कि तोरण लगा हुआ मेहराब या दरवाजा। तो अनुराधा और विशाखा के बीच में एक रिलेशन हो गया है। विशाखा एक गोल को सेट बताता है कि ये हमने इसको जीत लिया, अब हम प्रवेश कर रहे हैं। अनुराधा दूसरा राधा या सक्सेसिव सफलता को शो करता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी सफलता, लगातार सफलता। इसलिए इसका नाम है अनुराधा। एक राधा के बाद दूसरी राधा। राधा मित्रता का प्रतीक है, इसीलिए सूर्य का ये नाम मित्र रखा गया। और यहाँ पे विजयी मेहरा। विशाखा वाले लोग क्योंकि काम बहुत करते हैं, वो गोल पे गोल निपटाए जाते हैं, और उनका नेचर होता है कि लाइफ में अपने गोल के लिए किसी से सपोर्ट नहीं लेते। अनुराधा इसके विपरीत होता है। अनुराधा क्या करता है, सपोर्ट लेता है। उसका नेचर ही मित्र है, और इसीलिए इसको गोल को अचीव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा तकलीफ नहीं होती, और इसीलिए सक्सेस बाइस है, एक के बाद दूसरी सक्सेस मिलती जाती है। इसीलिए ये विजयी मेहराब इसका नाम है। विशाखा वाले लोग कभी किसी की सहायता नहीं लेते हैं, वो हमेशा अपना गोल खुद निपटाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कभी कभी वो अनुराधा वालों से हेल्प लेते हैं, क्योंकि विशाखा और अनुराधा के बीच में एक रिलेशन है। तो अनुराधा के चारों चरण ना, नी, नू और ने वृश्चिक राशि को बनाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिन जातकों की वृश्चिक राशि में लिखा हो 3 डिग्री 20 मिनट के बाद से शुरू हो और 13:20 तक हो, 16:40 तक हो, 3:20 से 16:40 के बीच वृश्चिक लग्न लिखी है, तो वो अनुराधा नक्षत्र है। आप समझ लीजिए, जरूरी नहीं कि वहां अनुराधा नक्षत्र लिखा हो। वृश्चिक 3:20 से 16:40 तक। इसकी बात आता है ज्येष्ठा, जो कि 18वें नंबर का नक्षत्र है, और ये भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है वृश्चिक को बनाने में। जाहिर सी बात है कि 16:40 से लेके 30 डिग्री तक वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा होता है। अंतरिक्ष
इसका मेन स्टार है, कई सारे स्टार से मिलकर बना होता है, और वो स्टार जो है रिंग शेप में होते हैं। इसीलिए इसका जो शेप है वो बाली, कान की बाली, ईयर रिंग इसको कहते हैं। कुछ लोग इसको छाता भी कहते हैं, कि छाती की जो गोलाई है, ऐसा, क्योंकि तीन स्टार हैं, उसमें से अंतरिक्ष ही मेन है। तो छाता या बाली, या छाता बाली, आप दोनों से कह सकते हैं, और दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। गॉड इसके इंद्र है। तो बाली एक सिंबल होता है। पहली बात तो ज्येष्ठा का मतलब घर में बड़ा, सबसे बड़ा। ज्येष्ठा एक गंड नक्षत्र है, इसीलिए बड़े भाई बहनों, छोटे भाई बहनों को यह तकलीफ देता है। ज्येष्ठा क्यों इसका नाम पड़ा है? क्योंकि पहले 18 नक्षत्र ही ढूंढे गए थे, बनाए गए थे, बाद में 27 बने। तो ये तब सबसे बाद वाला सबसे बड़ा नक्षत्र था। वैसे भी इसके नाम के अनुसार इसके फल भी हैं गंड के केस में। तो छाता और बालियां, बालियां सर्कुलर होती हैं, ईयर रिंग कहते हैं उन्हें। तो इसका सिंबल ऑकल्ट में यूज होता है। ये माना जाता है कि ऑकल्ट की जो पावर होती है वो तभी आपको मिल पाती है जब आप इस तरह के सिंबल यूज करते हैं, राउंड से। ऑकल्ट का जो सबसे प्रचलित सिंबल है, उसमें एक स्नेक, जो कि क्वाइल्ड स्नेक होता है, वापस रिटर्न आके अपनी पूंछ को खा लेता है, ऐसा सिंबल है ऑकल्ट में। आपने देखा होगा कि एक स्नेक जो अपनी मुंह में अपनी ही पूंछ के भरे हुए है, तो वो एक्चुअली में सेप इसी ज्येष्ठा का है। क्योंकि ज्येष्ठा और ये जितनी ऑकल्टिक पावर है, इसको अचीव करने में आपको हेल्प करता है, और ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है छाते की तरह। इसीलिए जो लोग इस चीज को जानते हैं, और स्पेशली पहले के टाइम में, आज के केस में भी आप देखें तो जो मेन प्रीस्ट होते हैं, अभी आप कुंभ इस समय चल रहा है, वहां पे जितने जो उनके मंडलाश्वर या क्या कहते हैं, जो मेन सेंट होते हैं, महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर। तो महामंडलेश्वर के सर के ऊपर हमेशा एक छतरी क्यों लगी होती है? क्योंकि उनको ये पता है कि ज्येष्ठा नक्षत्र का अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो एक छतरी लगा लो। क्योंकि ज्येष्ठा का नेचर ही टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल इविल आईज। पहले के समय में राजा रानी, मतलब जो किंग होते थे, उनके दरबार में कई सारे ज्योतिष होते थे, तो वो ये जानते थे कि कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो राजा रानी के ऊपर हमेशा एक छत्र लगा होता था, वो ज्येष्ठा का सिंबल है। या जो लोग ऑकल्टिक पावर को गेन करने के लिए पूजा करते हैं, वो हमेशा कान की बड़ी बालियां पहनते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इस चीज को पढ़ने के बाद में ही समझ में आती है कि क्यों हम ऐसा करते हैं, इनका सेंस क्या है। इसके बाद मूल नक्षत्र आ जाता है, 19वां है मूल नक्षत्र। मूल वाली लाइन में आ रहा, मतलब गंड मूल में मूल। लैम्डा स्कॉर्पी इसका मेन तारा है, और भी तारे हैं। नैऋत्य यहाँ लिखा है, नैऋत्य एक दिशा होती है, और उस दिशा का स्वामी राक्षस होता है, डेमन। तो मूल नक्षत्र का भी स्वामी एक राक्षस है। और इसमें जो तारे हैं वो कई सारे हैं, वो सिंह की पूंछ की तरह बनाते हैं, सिंह की पूंछ की तरह। मूल मैंने कल बताया था, मूल का हिंदी में मतलब जड़ होता है। तो ऐसे जातक जो मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं, वो गांठ की तरह होते हैं, जड़ की तरह होते हैं, जो एक चीज जो एक बार सोच लिया तो उसको प्रतिज्ञा में बदल लेते हैं और कर डालते हैं। ये तो इसका एक अच्छा प्रभाव है। इसका एक दुष्प्रभाव भी है। अगर उन्होंने गलत चीज का गांठ बांध लिया तो वो भी उसको पूरा करेंगे, और वो बहुत तकलीफ देह होता है। तो इसीलिए मूल की शांति कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर जिंदगी में लोग गलत चीजें इजिली गेन कर लेते हैं, और वो उनकी डेस्टिनी बन जाती है। तो मूल मतलब जड़, किसी भी चीज की शुरुआत। यहाँ पे डेमन वो राक्षस है, नैऋत्य है।
तो जब किसी चीज की शुरुआत, आप इसको कोर भी समझ सकते हैं, तो हमारे यूनिवर्स का कोर इसी मूल नक्षत्र के अंदर माना जाता है। कि हमारे यूनिवर्स, हमारे सोलर सिस्टम का जो कोर है वो इस मूल नक्षत्र के अंदर, इस सिंह की पूंछ के जो शेप है, जो सर्कल बन रहा है, उसके सेंटर में है। और ये धनु, जो कि बृहस्पति की राशि है, उसके अंतर्गत आता है। तो आप समझ लीजिए कि मूल को कुछ लोग बहुत गलत मानते हैं। मेरा ये मानना है कि इसके शुरू के 2 चरण छोड़ के तो ये बहुत ही धन देता है। मतलब ये और यो को छोड़ के भा और भी में बहुत धन संपदा देता है। तो अगर किसी का जन्म धनु राशि में हो रहा है और 6:40 के अंदर है, 0 से 6:40, तो उसकी मूल शांति जरूरी है। पर अगर 6:40 के बाद हो रहा है, 6:40 से लेके 13:20 के बीच में, तो जो ब्राह्मण कहते हैं कि मूल में जन्म हुआ, अब इसकी मूल पूजा करानी जरूरी है, गलत है। मत कराइए पूजा, क्योंकि 6:40 के बाद तो वो धन संपदा बहुत लाने वाला है। मूल की शांति की जरूरत नहीं है। तो एंगुलर वैल्यूज, उसका अंशात्मक मान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये तभी आता है जब आप नक्षत्रों को ढंग से पढ़ते हैं। सिर्फ राशि से काम चलता नहीं है। पूर्वाषाढ़ा 20वीं है, डेल्टा सजिटारी, जल इसका स्वामी है, हाथी दांत या पंखा जिसे कहते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा और इसके साथ में उत्तराषाढ़ा, ये दो कॉम्बिनेशन है। जल तत्व होने के कारण ये सुखी जीवन, जैसे जल हमेशा बहता रहता है, चलायमान जिंदगी, या आप कह सकते हैं कि जीवन को शो करता है, एक सुखी जीवन को शो करता है। इसका शेप हाथी दांत का है, तो ये कीमती वस्तुओं और उनसे बनने वाले आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताता है। तो पूर्वाषाढ़ा में जन्मे लोग इस तरह की चीजों की बनाने की उनमें कला होती है, या इस तरह के व्यवसाय में वो संलग्न होते हैं, और उनका जल कैरेक्टर होने के कारण उनका जीवन काफी सुखमय होता है। दूसरा, इसका सिंबल पंखा का शेप जैसा है, मतलब इसके स्टार्स ऐसे बनाते हैं जैसे पंखा नजर आ रहा हो। तो यहाँ पंखा का मतलब भी फिर से वही है, एयरी नेचर, मतलब जिंदगी में बदलाव, जैसे जल बदलाव ला रहा है। 21वां उत्तराषाढ़ा, फाई से जिटा रही। देखिए यहाँ पे डेल्टा था, यहाँ फाई है, कॉन्टिन्यूएशन है उन्हीं स्टार्स का, यहाँ पे फाई से जिटा रही। विश्व देवी, और ये मचिया, जिस गांव में मचिया, आपने एक छोटा सा स्टूल, और वो बिनाई वाला स्टूल होता है, प्लाई वाला स्टूल नहीं होता है, उसमें चारपाई की तरह बिनाई होती है, तो उसको हम मचिया कहते हैं। इसका शेप मचिया का जैसा होता है। तो मचिया क्या है? आपको बेड लाइक कैरेक्टर विथ ए स्मॉल शेप, एक छोटे से शेप में बैठने की जगह देता है। तो उत्तराषाढ़ा के लोग, उनका नेचर ही होता है, वो कंफर्ट जोन में ज्यादा जाना पसंद करते हैं, और लोगों को भी कंफर्ट देते हैं विथ वेरी स्मॉल एक्सपेंडिचर। वो उस चीज को, बहुत से छोटे से काम से उस चीज को अचीव कर सकते हैं। मतलब उसके लिए पूरी बेड लाने की जरूरत नहीं है, मचिए में भी काम चल सकता है। मतलब दे हैव एडजस्टिंग नेचर। तो शेप जो है बहुत कुछ डिफाइन करता है, इसीलिए इस चार्ट में मैंने शेप को जरूर लिया। गॉड इसलिए होते हैं क्योंकि गॉड के जरिए ये पता हमें चलता है कि किस तरह से पूजा करनी है। अगर उत्तराषाढ़ा की पूजा करनी है, क्योंकि जिसका जिस नक्षत्र में जन्म होता है, तो वो पूजा भी करनी होती है, तो उसको, उससे आपको ज्यादा फल मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंस तो यहाँ सेब का है, क्योंकि उससे आप सभी लोगों के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। गॉड के जरिए तो सिर्फ अपने लिए पूजा, या उनको ये पूजा बता सकते हैं। उत्तराषाढ़ा में सिर्फ एक प्रथम चरण धनु राशि को बनाने में उपयोग हुआ है, बाद के 3 चरण मकर राशि के लिए उपयोग हुए हैं। अर्थात जिन लोगों का जन्म मकर राशि में 3 डिग्री 20 मिनट के पहले हुआ है, 0 से 3:20 के बीच में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। और अगर उनका, सॉरी, धनु उनका राशि होगी, और 3:20 के बाद में हुआ है, तो फिर मकर राशि की शुरुआत हो जाती है।
क्योंकि धनु की एक लेग उत्तराषाढ़ा में आती है। तो धनु का अगर लास्ट का 27 से लेके 30 के बीच में वैल्यू है, 26-40 से लेके 30 डिग्री के बीच में धनु राशि लगी है, तो वो उत्तराषाढ़ा है। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा की जो वैल्यूज हैं वो शुरुआत होती हैं 3:20 के बाद से लेके 13:20 तक। अब श्रवण 22वां नक्षत्र है आपका, श्रवण अल्टेयर, विष्णु भगवान इसके गॉड हैं। 3 पैर निशान, बाण, इसको आप बाण भी मान सकते हैं, 3 बाण, क्योंकि तर्कस में रखे हुए 3 बाण के जैसा ही नजर आता है। या कुछ लोग कहते हैं कि ये 3 पैर के जैसे, जैसे आगे हम लोग अपने मंदिर में सजाते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए 3 पैर रखते हैं ना, तो ये वही चीज है, ये 3 पैर के निशान है। तो श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग, भगवान विष्णु की कृपा होती है उनके ऊपर, विष्णु की पूजा करने से उनको अपार लक्ष्मी भी प्राप्त होती है, क्योंकि उनके 3 पैर के निशान ही हैं वहां पे बने हुए। साथ में ये बाण का कैरेक्टर भी रखता है, तो ऐसे लोग अपने गोल के प्रति अर्जुन की तरह से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम भी होते हैं। इसलिए श्रवण नक्षत्र के जन्मे लोग अपने गोल को पहली बार डिफाइन करते हैं और फिर उसमें सफलता पा ही जाते हैं। ये मकर राशि में पूरी तरह से आता है। मकर राशि में ये 10 डिग्री के बाद शुरू होता है, और क्योंकि 10 के बाद शुरू होता है तो 23 डिग्री 20 मिनट तक जाता है मकर राशि में। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, तो शनि का ये नक्षत्र है। तो यहां से कंफ्यूजन दूर होता है कि शनि की राशि लोग थोड़ा सा मायूस होने लगते हैं, पर आप देख लीजिए कि बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं। मकर की बाद के 2 स्टेप, 2 चरण, गा और गी धनिष्ठा में आते हैं। अल्फा डेल्फिनी कहते हैं जिन स्टार से बना है, वशु इसके गार्ड हैं, और इसका शेप मृदंग के समान है। गर्मियों में कभी आप अगर छत में सोई हो, अगर बचपन में या कभी, आपने देखा होगा कि रात के 12 बजे के आसपास एक ऐसा शेप बनता है जिससे ढोलक, मृदंग जिसे कहते हैं, मृदंग कहें ज्यादा अच्छा है, और ढोलक हमने इसलिए क्या कहा क्योंकि आसमान में जब आप देखेंगे, जमीन पे तो रखा नहीं है, तो वो ढोलक जैसा ही नहीं नजर आएगा, ऐसा शेप होगा। 2 ऊपर नीचे स्टार और बीच के जो 2 स्टार हैं वो स्प्रेडेड है, तो मृदंग जैसा नजर आता है। धनिष्ठा नक्षत्र है असल में, और वो उसके 2 लेग जो है जाते हैं कुंभ में और 2 जाते हैं मकर में, तो इक्वली डिवाइडेड है धनिष्ठा। धनिष्ठा इक्वली डिवाइडेड है, तो इसका जो 13-20 का मान है उसमें आधा आधा डिवाइड हो गया है। तो इसका जो लास्ट लेग है, मतलब ये आप समझ लीजिए 23 डिग्री के बाद से मकर की राशि में 23 डिग्री से 30 डिग्री धनिष्ठा में आता है, बाकी कुंभ में आता है। और क्योंकि ये लोग, इनका मृदंग के समान शेप होता है, और ये मकर राशि में भी आते हैं या कुंभ में भी आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वसु के होने के कारण ये सफलता ज्यादातर म्यूजिक इंडस्ट्री में पाने के इनके चांस होते हैं। ये कलाकार प्रकृति के लोग होते हैं। 24वां शतभिषा लैम्डा एक्वेरी, वरुण इसके स्वामी हैं। घेरा, खाली घेरा, शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र इतना अच्छा नहीं माना जाता है, 100 तारों से मिलने से बनता है, इसलिए शतभिषा कहते हैं। इनका नेचर, गॉड तो वरुण है, पर ये बहुत ही क्रूएल नेचर के लोग होते हैं। और अपनी इस क्रूएलिटी, इनको कंपेयर किया जाता है कि जैसे जो लोग, पहले के जमाने में कहा जाता है कि शतभिषा नक्षत्र में जन्मे लोगों का जो जॉब होगा वो मछली पकड़ने का होगा। ये मछली मारने वाले लोग हैं। अभी तो ऐसा कह देंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। ऐसा क्यों कहा था हमारे सेंट्स ने उस टाइम में? क्योंकि उनमें दया नाम की चीज नहीं होती।
मछलियां तड़फड़ाती रहती हैं, मरती रहती हैं, पर वो अपने काम को नहीं रोकते, वो उनको लगातार पकड़ते रहते हैं। शत भिसा, खाली घेरा। तो इनकी जिंदगी में जैसे ये खाली घेरा है, इतनी तकलीफ देने के बाद मछलियों को, या इतना मतलब इतना टफ काम है ये। टफ हम इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐसा क्रूएल काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसके बाद भी उनकी जिंदगी में खाली घेरा ही मिलता है उनको। तो सतभिजा बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे विशाखा में इंसान पूरी जिंदगी काम करता है और उसको लगता है कि शायद इस गोल के बाद हमें सफलता मिल जाएगी। सफलता तो बार बार मिल रही, पर वो उससे सेटिस्फाई नहीं। उसी तरह से सभ्यता में पूर्वा भाद्रपद, मरकब, अजैक्यपाद इसके स्वामी हैं। खाट, अगले पैर। अगले पैर नाम से पता चल रहा है कि ये हमेशा हर काम में आगे आगे रहते हैं। ये लीडिंग पर्सनालिटी होते हैं पूर्वा भाद्रपद वाले लोग। और क्योंकि ये लीडिंग पर्सनालिटी होते हैं, सर्टेनली दे आर द लीडर्स। उनमें जो क्वालिटी आती है वो लीडर की आती है। हम ये नहीं कहते हैं सारे राजनीतिक कार्यों में जाते हैं, राजनीति में जाते हैं। हाँ, पर अगर अपने क्लास में है तो वो मॉनिटर बनने का कैरेक्टर रखते हैं। अगर गेम में है तो कैप्टन बन जाएंगे वो। ऐसा कुछ इनका नेचर होता है। अब वो डिपेंड करता है कि किस अंश और किस मान में है कुंभ, क्योंकि कुंभ राशि में लग रहा है, तो उससे भी पता चलता है। क्योंकि एक इसका अंतिम चरण 27 से, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मीन राशि का प्रथम चरण पड़ेगा, पर इस नक्षत्र का अंतिम पद है वो दी जो आ रहा है। अब इसके बाद आता है उत्तरा भाद्रपद, 26वां है। अल्जेनिब इसके सबसे ब्राइट स्टार का नाम है। अहिर्बुधन्य ये इसके स्वामी हैं। और ये खाट, पिछले पैर। तो ये बच्चा भी क्लास में पीछे बैठेगा। ये हमेशा इस चीज से डरेगा कि आगे बैठने पे कहीं कॉपी तो नहीं चेक हो जाएगी, कहीं पूछ तो नहीं लिया जाएगा। तो जैसा सेप वैसा कैरेक्टर होता है। तो ये पिछले पैर, लेकिन कुछ इसके अच्छे भी चीजें होती हैं। जैसे ये वो लोग होते हैं, ये कैरेक्टर में ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। जैसे अगर ये म्यूजिक इंडस्ट्री में गए तो ये गायक बनेंगे, क्योंकि फिल्म में लोग एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं, पर जो गाना चल रहा होता है वो तो किसी और ने गाया है ना। तो वो पर्दे के पीछे है और मेन रोल है, पॉपुलर गाना होता है। एक्टर एक्ट्रेस तो बाद में लोग भूल जाते हैं। तो इसका एक अच्छा कैरेक्टर है कि वो पर्दे के पीछे रहते हुए सफलता में योगदान देते हैं और खुद भी सफल होते हैं। उत्तरा भाद्रपद। और इसके चार के चारों चरण मीन राशि को बनाते हैं। तो मीन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट के बाद जिनको जन्म होता है और 16:40 तक वो उत्तरा भाद्रपद में आते हैं। अब मीन राशि के बाद के चार चरण, तो ये सर्टेनली 16:40 के बाद शुरू होगा और ये जाएगा 30 डिग्री तक। रेवती नक्षत्र होता है, जीटा श्रियम। जैसे पाइसेस ग्रुप, मछली, हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो मछलियों को पढ़ते हैं पाइसेस में। वही नाम यहाँ दिया है जीटा पाइसियम, क्योंकि ये मीन राशि को बनाने के काम आता है। और खुद रेवती नक्षत्र का जो सिंबल है, जो शेप है, वो मछली का जोड़ा है। और इसी सिंबल को यूज किया गया है मीन राशि में। इसके जो लॉर्ड हैं रेवती के, वो पूषा हैं। और इनका शेप भी कहीं ना कहीं मछली जोड़ा या मृदंग के जैसा ही है। तो मछली जोड़ा मीन है। तो रेवती नक्षत्र मेरा पूरे सारे नक्षत्रों में एक ऐसा नक्षत्र है जो कि गंड में भी आता है और पंचक में भी आता है। वो कॉमन है, क्योंकि पंचक लाइन ऊपर से 5 नक्षत्र देख लीजिए, 1 2 3 4 5, अर्थात धनिष्ठा से शुरुआत होती है। जब चंद्रमा, आपने अभी वास्तु के पेपर में पढ़ा है
एक श्लोक था, कुंभ मीनस्थ चंद्र जब हो तो गृह प्रवेश या गृह पूजा या इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो कुंभ मीनस्थ चंद्र, ये एक वर्ड था संस्कृत का। उसका मतलब ही यही है कि जब चंद्रमा कुंभ में हो, कुंभ से लेके मीन तक कहीं पे भी हो, इन सारे नक्षत्रों में जब होगा, तो वो इस तरह के काम करना जो कि एक ही बार करना चाहता है जिंदगी में आदमी, वो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको 5 बार करना पड़ेगा। जैसे जैसे चंद्रमा अपना नक्षत्र बदलेगा 5 बार, वैसे ही वैसे उसको 5 बार काम करना पड़ेगा। तो पंचक इसको कहते हैं। धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र इसमें आते हैं। और ये क्योंकि आश्लेषा ज्येष्ठा के सीध में भी आता है, तो ये गंड नक्षत्र भी है। तो रेवती नक्षत्र में जन्मे जो बच्चे होते हैं, तो गंड की भी हो सकती है पूजा, करानी पड़े अगर अंतिम चरण है। और साथ में उनको जिंदगी में ध्यान भी देना पड़ेगा कि पंचक से वो सावधान रहे। तो ये हम लोगों ने टेबल के फॉर्म में स्टडी किया कुछ मेन कैरेक्टर्स को। अब जो आपका टॉपिक है अगला, वो पंचक पे है और गंड मूल नक्षत्र की शांति पे है कि पंचक नक्षत्र क्या है और गंड मूल की शांति में किस ग्रह के कितने मंत्र और उनकी पूजा क्या है, क्योंकि ये आपका टॉपिक भी है, ग्रहोपचार में आता है। तो वो यहाँ पे होगा। तो दिव्या जी कैसा लगा? सर बढ़िया लगा। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हमको हुआ, जैसे इसमें ना आई थिंक एक पर्सन के लिए कई सारे नक्षत्र एप्लीकेबल हो सकते हैं शायद। हाँ। जैसे कि एक हो गया लग्न वाला, हो गया जो जन्म वाला है, फिर एक नाम वाला है, हम्म, फिर एक कहीं और से, क्योंकि आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई उससे हम्म, मेरी तो काफी सारे नक्षत्र से मैच हो रही है, और फिर कहीं ना कहीं कोई रेलिवेंस भी है, जैसे एक नाम वाला नक्षत्र हो गया, एक जन्म वाला हो गया, एक हाँ। क्या था, अब विशाखा तो कहीं से भी नहीं है बट स्टिल मैच हो रहा है कि मतलब एक के बाद एक मुझे टास्क करने होते हैं हर एक महीने में कुछ नया करना है। तो जो बट वो है ना, अपने कृष्ण करना है। मूर्ति पद्धति को लोग इसीलिए तो पढ़ते हैं, क्योंकि कृष्ण जी। मूर्ति पद्धति फोकस करती है 3 डिग्री 20 मिनट, अर्थात वो हम्म नक्षत्र को लेके प्रिडिक्शन करते हैं। हम्म। कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही कृष्ण मूर्ति पद्धति बनी है। क्योंकि अच्छा। जब हम एक राशि की बात करते हैं तो राशि का मान 30 डिग्री होता है। हम्म। तो 3 नक्षत्र उसमें अंदर आ जाते हैं। अब हम्म 3 नक्षत्र के कैरेक्टर उस जातक में आ गए, जैसे मीन, सामने ये लिखिए मीन राशि। हम्म, तो इसमें पूर्वा हाँ। भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती तीनों नक्षत्र हैं। राइट सर। इसमें से रेवती उत्तरा भाद्रपद तो पूरी तरह से है 100%। पूर्वा हाँ भाद्रपद का हाँ। चरण आया है। तो फिर हम्म। कैरेक्टर हम किसका बताएं? तो बेटर है कि हम और भी ज्यादा सूक्ष्म देखें कि एग्जैक्ट किस डिग्री पे मीन राशि, इसीलिए साथ में बताते आए थे कि मीन हाँ राशि में हाँ। जन्म कब हुआ। अगर 6 डिग्री पे हुआ है तो उत्तरा हम्म, भाद्रपद के कैरेक्टर उस पे हावी होंगे, रेवती के हाँ। और पूर्वा भाद्रपद के नहीं होंगे। जैसे ये मीन राशि लगी हम्म। है, डी का मतलब 3 डिग्री 20 मिनट तक, मीन में 0 से 3 20 के जातक पूर्वा भाद्रपद वाले होंगे। हाँ, वो अब जैसे मेरे लिए सर यही रेलिवेंट है, तो मेरा भी यही है, क्लास में आगे बैठना है या कहीं लाइमलाइट कितना भी अवॉइड करो वो मिल ही जानी है। तो वो वो तो मैंने सबको अपने लिए मिलेगी। हाँ, नोटिस किया है। और एक आपने हस्त वाला बताया था कि दिमाग में टिक 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 बजती रहती है, डॉट एग्जैक्ट वही टाइम पे जो काम करना है वो करना है, उसी समय खत्म करना है, तो वो हस्त भी कहीं ना कहीं से मैच हो रहा है, पता हाँ, नहीं कहाँ से। तो वो सीखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही हैं। हाँ। लाइफ में ऐसा है ना कि बहुत सारी चीजें होती है। जैसे हमने कल बताया कि हम राशि क्यों बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा वहां पे हम्म, है, तो हमारे मन को करेक्ट कंट्रोल करता है। जरूरी नहीं कि जी। हमारे बॉडी उसी तरह से बिहेव करे, क्योंकि बॉडी का मतलब है लग्न में लगी राशि, और लग्न की राशि कोई हम्म अलग है।